अगर इजराइल को बचा सकते हो तो बचा लो, वरना ये मुल्क जा रहा है। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि इजराइल और अमेरिका एक थे। अब अगर ये जरा सी भी दोनों के बीच में शिकाफ पैदा हुई तो ये समझ लीजिए कि फिर बहुत दिन ठहर नहीं पाएंगी हुकूमतें जेरूसलम और तेल अवीव में। ये बिल्कुल मान लीजिए कि अमेरिका जब तक 100% यानी इंपीरियलिज्म के बगैर कोई प्रोजेक्ट है नहीं इजराइल का। पॉलिसी अनाउंस होने वाली है कि ये वेस्ट बैंक हमारा है, और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका का जो वो यहूदी सेक्शन मीडिया में जो कि इनका साथ देता था वो टूट जाएगा, वो अलग हट जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। बेंजामिन नेतन्याहू उन लोगों को लेके आए हैं साथ जो कि डेमोक्रेसी पे जिनको बिल्कुल यकीन नहीं है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब के साथ हैं। उनसे आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो रूस और चीन के बाद अब वियतनाम से भी दोस्ती बढ़ रही है। आखिर उसमें क्या है, उन्होंने मजमून भी लिखा है, वो तफसील थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में भी कुछ हालात तब्दील होते नजर आ रहे हैं। बार बार जब भी ईरान और सऊदी अरब के बीच में कुछ बातचीत होती है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन फिर एक बार फिर सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर इराक गए हैं और उन्होंने इराक के उस रोल की तारीफ की है कि ये रीजन के इलाके को स्टेबलाइज करने में, अमन बहाल करने में ये काफी अच्छी कोशिश कर रहा है। साथ साथ यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ने भी इराक के प्राइम मिनिस्टर से फोन पर बात की है। ऐसा लग रहा है कि इराक एक ऐसा मुल्क बन गया है, एक तरफ तो ईरान से उसके ताल्लुकात बहुत नजदीकी हैं, ऐसे नजदीकी कि वो सिक्योरिटी मामलात तक भी उसकी पहुंच है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और बाकी जीसीसी मुल्क भी इराक की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा लगता है कि इस इलाके का जो डायनामिक्स है उसको कहीं ना कहीं कुछ बदलने की कोशिश हो रही है। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये रूस, चीन और अब वियतनाम, ये क्या कुछ है, इसके बारे में शुरू में हम बात कर लें तो शायद इसको इब्तिदा से अगर लें तो बात समझ में आती है। 24 फरवरी को स्पेशल ऑपरेशंस रूस ने शुरू किए यूक्रेन के खिलाफ, तो यूक्रेन में उनकी फौजें आ गईं। कोई कई हजारों में, लाखों में भी नहीं जो फौजें आई थी। यानी ये जो प्रोपेगेंडा किया गया कि अब ये बिल्कुल कॉन्कर कर लेंगे, इनकी तंजीम ये है कि ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूक्रेन, तो वो उस फिगर्स ही से ऐसा लगता है कि इतनी कम फौजों से इतनी बड़ी कॉन्क्वेस्ट और स्टेबलाइज करना और फिर उस मुल्क को चलाना, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन देना, ये सब बिल्कुल हिमाकत की बातें, एग्जैजरेशन है। 12/24 को जो हुआ तो एक ड्रम बीटिंग शुरू हो गई थी कि ये जंग करने वाले हैं, ये जंग करने वाले हैं, ये जंग करने वाले हैं। कुछ ऐसा था जैसे कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है कि अब होने वाला है, यानी खुदा करे हो जाए, ये ऐसा मूड ये था उसकी। इसी लाइन में अगर आप देखिए तो 4 फरवरी 2022 4 फरवरी 2022 को बीजिंग में मॉस्को और ये पुतिन और सी जिनपिंग की मीटिंग होती है। कोई 40 पेज का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
सैकड़ों सब्जेक्ट्स पे वहां निकाले जाते, अनाउंस होते हैं। और फिर जो फिकरा, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं सेटिंग द कैट अमंग द पिजन्स, यानी कबूतरों के बीच में बिल्ली को दौड़ा दो, तो वो जो हालत होती है वो हुई जबकि इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया सी जिनपिंग ने कि हमारी दोस्ती विदाउट लिमिट्स है, यानी कोई था नहीं है दोस्ती की। अब उसमें तमाम चीजें हैं, स्पेस भी है, न्यूक्लियर भी है और मिलिट्री भी है, सब कुछ, यानी कोई जब था नहीं है तो सब कुछ है। अब इसके ऊपर सब घबराहट, और जब ये 24 तारीख फिर ये और ड्रम बीटिंग शुरू हो गई इनको, क्योंकि किस लिए ड्रम बीटिंग शुरू हुई? देखिए, वेस्टर्न पावर्स ने, खासकर अमेरिका ने, अपना टारगेट चीन को माना है। रूस को वो अपने बराबर नहीं समझते। टारगेट जो थ्रेट है वो है चीन, और चीन और रूस की ऐसी दोस्ती हो जाए तो एकदम से सवाल ये उठता है कि जो पहले किसिंजर और ब्रेजिंस्की ये लोग कहा करते थे कि भाई अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इस ट्रायंगुलर वर्ल्ड में सिर्फ सिंपल है, वो ये है कि बेजिंग और मॉस्को को एक दूसरे से दूर रखो। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी फॉरेन पॉलिसी कामयाब हो गई। यहां बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। इन्होंने अनाउंस कर दिया फ्रेंडशिप विदाउट लिमिट्स। उसके बाद फिर आपने देखा कि एक प्रोपेगेंडा की वॉर शुरू हो गई, और ये कि इतने असलहे दिए गए नेटो के, तकरीबन नेटो अब रूस से लड़ रहा है प्रॉक्सी बना के यूक्रेन को। ये है सूरत हाल, और जितने असलहे उन्होंने मांगे वो दे दिए गए। और तमाम चीजें हैं, मसलन ये कि नॉर्थ स्ट्रीम जो रूस से गैस यूरोप को आती थी जर्मनी के जरिए, उसको बंद करिए। अमेरिका ने कहा क्यों बंद करिए? क्योंकि उससे रूस की आमदनी बढ़ती है, तो आपको उससे क्या बुखार चढ़ता है? उससे ये है कि वो अपने फौजों को रिवाइव कर सकते हैं जो कि इस वक्त हमलावर हैं यूक्रेन में, यानी एक कॉन्वोल्यूटेड आर्गुमेंट की। तो बहरहाल अब उन्हीं दिनों में जॉन सिम्पसन, बीबीसी के बहुत मशहूर मारूफ पुराने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आपने देखा होगा उन्हें बगदाद वगैरह में। ये उन्होंने जनाब वाला एक स्पेशल प्रोग्राम करना शुरू किया। वो ये जाके वियतनामीज और कोरियन औरतों से इंटरव्यूज कर रहे हैं कि भाई चीन जो है मेरे ख्याल में एक पिटे हुए मुल्क से बहुत देर तक दोस्ती नहीं करेगा। यानी उन्होंने अस्यूम ये कर दिया कि वो रूस पिट गया है और अब वो चीन से अलग हो जाएगा, लिहाजा उनका जो फॉरेन पॉलिसी का एक एम है वो पूरा हो जाएगा और चीन को आइसोलेट कर। चीन इस बार, चीन बेवकूफ तो है नहीं था, वो जानते हैं कि अगर पहले जिस तरीके, देखिए बिल्कुल वही है जो कि सूरत हाल सीरिया के साथ थी। अगर आप याद रखिए कि 2011 में जब शाह किंग अब्दुल्ला, सऊदी किंग अब्दुल्ला जो हयात थे, ये जर्मनी से के अस्पताल में कहीं थे, वहां से ये वापस आए और इन्होंने दुनिया बिल्कुल बदली हुई देखी। इन्होंने देखा कि हमारा जो अजीज तरीन दोस्त था बेन जदीद वो नहीं रहा, हमारा अजीज तरीन हुस्नी मुबारक, वो अरब स्प्रिंग आ गई है। तो उसने कसम खाई कि अब ये शेख तमाम लोग, अगर आपको याद हो वो दिन कि साहब परेशानियां थी, ये मोरक्को के बादशाह और जितने किंग्स थे कि सब जा रहे हैं। जी। अब्दुल्ला ने पूरी गेम को बदला। वो गेम क्या बदला? वो ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है इस इलाके में ईरान।
तो ईरान से निपटने के लिए पहले तो वो जो एक्सिस ईरान के चारों तरफ है वो क्या है, उसमें एक तो सीरिया है, हिजबुल्लाह है और हमास है। अच्छा, उन्होंने उसका नाम रखा शिया एक्सिस। अब साहब मारो घुटना फूटे आंख, हमास शिया कहां से हो गए भाई? हमास तो बिल्कुल वो अखवान के खास लोग। लेकिन हाँ, इस जंग में इजराइल के खिलाफ ईरान उनकी मदद करता। किसी को मजहबी मामला नहीं, ये पॉलिटिकल है, सियासत है। लेकिन आपने इसका नाम रखा शिया एक्सिस। तो शिया एक्सिस को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? ये हुआ कि पहले सीरिया को पकड़ो। ये सीरिया से अगर हम बशार अल असद को गिरा लें तो फिर हसन नसरुल्लाह बहुत आसान हो जाएंगे टारगेट, और ये हमास वगैरह हमारी गिरफ्त में आ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट टारगेट जो है मेन वो है ईरान, जिसके बारे में कि अब्दुल्ला कह ही चुके थे अमेरिका से कि कट द हेड ऑफ द स्नेक। हेड स्नेक कौन है? ईरान। उसका हेड यानी उसको खत्म कर दो, ये था। आप देख रहे हैं कि 10 साल हो गए 2011 से अभी तक, असद तो वही है, असद तो अभी कहीं गए नहीं। तो तकरीबन वही यहाँ पे भी ये है कि क्योंकि अभी प्रेशर डालो रूस के ऊपर यूक्रेन के जरिए, ताकि रूस कमजोर से कमजोर तर हो जाए और फिर इसके कॉस्ट जो है वो चाइना के लिए इतने ज्यादा हो जाए कि इनमें तो कोई कशीदगी पैदा होने लगे। यानी ये है लेकिन जो कुछ अमेरिका चाहता है वो सब पूरा तो नहीं होता साहब। अरे साहब, आप इस पूरी सदी में एक जंग अगर जीते हो तो मुझे बता दीजिए एक। यानी ये है कि बर्बाद कर देंगे, बम गिरा देंगे, शहर जंगल बना देंगे। अरे भाई, वो टेट ऑफेंसिव आपने जहां क्या क्या कौन सी गैसेस नहीं इस्तेमाल की गई वियतनाम में। अब आ जाइए आप वियतनाम के ऊपर। जी मैं उसी पर वियतनाम से अमेरिका की जो कशीदगी थी और वियतनाम ने अमेरिका बहादुर को पीटा, और जनाब आखिरी अमेरिकन एम्बेसडर क्लैम्बर्ड ऑन उसके हेलीकॉप्टर पे रस्सियों से चढ़ा और भागा। या अजीब और गरीब, ये तकरीबन यही सीन आपने देखा होगा अगस्त में यहाँ पे अफगानिस्तान में। तो ये कई जगह ये हुआ है। ये हमेशा ये गिदड़ भपकी एकदम से आ जाते हैं, और पावर है, यानी इनके पास कुव्वत बहुत ज्यादा है, इनके पास असलहे बहुत ज्यादा है, इनकी पॉकेट्स बहुत डीप है, इनके पास दौलत बहुत बेपनाह है। लिहाजा ये वो चीज, वो लड़ाइयां जिनमें कि और ममालिक जरा मोहतात रहते हैं कि भाई पैसे खर्च हो जाएंगे, ये बर्बाद कर देते हैं पैसे और हार जाते हैं, और उसके बाद फिर शुरू कर देते हैं जंग को। क्योंकि यहाँ पे इस साइकिल को चलाए रखना है। रैथियन का जो, और बोइंग का और मार्टिन लॉकहीड का जो सिलसिला है वो चालू रहे। ये जरूरी नहीं कि आप जीत जाएं, बल्कि यह है कि आप जूझे रहें, तो इनकी जरूरत पड़ती रहे। खैर, वो अलग बात हो जाती है। तो वियतनाम से अमेरिका जिस तरह से वहां से गया 1975 में, सब जानते हैं। उससे पहले 1971 में किसिंजर साहब ने एक इनिशिएटिव किया था। वो इनिशिएटिव क्या था? वो जुल्फिकार अली भुट्टो से उनकी दोस्ती थी, और भुट्टो की दोस्ती का उन्होंने फायदा उठाते हुए खामोशी से यहाँ आए थे। मुझे याद है यहाँ सफरू हाउस में एक तकरीर भी थी उनकी। उसके बाद एकदम से वो गायब हो गए थे, कहा गया कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है।
वो गए थे पाकिस्तान और पाकिस्तान से खामोशी से उनको चीन पहुंचा दिया गया। चीन में उन्होंने उनकी मीटिंग हुई माओ जेतुंग से, चाओलाई से, इन लोगों से। ये कहते हैं द ग्रेट ओपनिंग विद चाइना, जिसमें कि क्या था कि अभी दो बैलेंस ऑफ पावर में ये वेस्ट और सोवियत यूनियन, अगर इसमें एक शिगाफ, हमें उन दिनों में डिफरेंसेस पैदा हो गए थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में। वो शिगाफ किसिंजर बहुत होशियार आदमी है, उसने देखा, इसको प्ले करें, और जनाब अली वो एक ट्रायंगुलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश हुई और कामयाब हुई। उसमें रूस, चीन, मॉस्को, ये तीन आ गए। अब वियतनाम की जंग में उस वक्त तक चीन की एम्बिग्युइटी आ गई थी, क्योंकि चीन के ताल्लुकात अमेरिका से हो गए थे। बहरहाल जब जंग खत्म हुई तो दोनों अपना, क्योंकि इनका कॉज अगेंस्ट इंपीरियलिज्म है, उसको इन्होंने नहीं छोड़ा और वो जंग में दोनों साथ रहे। फिर वियतनाम की और चाइना की डिफरेंसेस खड़ी हो गई और डेंग शाओपिंग ने, ये डेंग शाओपिंग वहां के पार्टी के जो लीडर थे बड़े चाइना के, उन्होंने एक फिक्रा ये कहा कि वियतनाम हैज टू बी टॉट ए लेसन। ये वियतनाम को ये लेसन कब सिखाया गया? जबकि अटल बिहारी वाजपेयी एज फॉरेन मिनिस्टर अपनी पहली इपॉक मेकिंग विजिट पे बीजिंग गए, मैं उनके साथ था। जब वहां ये पहुंचे, खैर बड़ी आवभगत हुई और ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में डिनर हुआ और बैंकेट हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जब हैंगशाओ पहुंचे ये, तो रात को हमारे साथी हैं सुभाष चक्रवर्ती टाइम्स ऑफ इंडिया के, उन्होंने अपने एडिटर गिरिलाल जैन को टेलीफोन किया हैंगशाओ से और कहा कि भाई गिरी, यहाँ सब जितने जर्नलिस्ट हैं इनकी कहानियां कैसी प्ले हो रही हैं वहां के अखबारों में, हिंदुस्तान में। गिरिलाल जैन ने कहा सबकी बड़ी अच्छी कहानियां आ रही हैं, लेकिन यहाँ कोई इन्वेजन एक हो गया। इन्वेजन हो गया? अच्छा, अटल जी इस चक्कर में थे कि वो बिल्कुल वही इन्वेजन जो कि चाइनीज ने किया उसको टलवा दें, इनसे कहें कि नहीं, क्योंकि दोस्ती सोवियत यूनियन से भी थी, तो ये समझ रहे थे कि एक बीच में रोल ये प्ले करेंगे। इन्होंने इनको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया अटल जी को, और ये जंग में घुस गए वियतनाम के अंदर। खैर, अब वो लंबी कहानी है, कभी उसका भी आपको किस्सा सुनाऊंगा। बहरहाल ये है कि उस जंग में वियतनाम ने चाइना को ठोक दिया। एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, बैटल ऑफ लैंगसॉन, मैं वहां गया हूं, जिस जंग में कि जहां के डिसाइसिव बैटल थी, जिसमें कि चाइनीज पिट गए। अब देखिए, दुनिया का प्रेस जो है, वेस्टर्न प्रेस, उन दिनों में टेलीविजन नहीं था। आप 79 की बात कर रहे हैं, टेलीविजन पावर बाद में आई है। ये रिटन न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स लंदन, ये सब, गार्डियन, ये सब चलते थे। इन लोगों ने ये खबर बिल्कुल दबा दी कि चाइना उसमें पिट गया है। क्यों? कि हमारी अभी दोस्ती हुई है जिससे, उसको सोवियत एलाई वियतनाम ने पीट दिया, ये कैसे हो सकता? हमने एक खबर, हम चूंकि वहां थे, और ये खबर हमने छाप दी यहाँ कि साहब ये जंग तो एक तरफ चली गई, तो उस पे बड़ा यहाँ पे वो आपसे पहले कुछ तफसील से बात हुई थी उस पर। मैं अभी जो समझना चाह रहा हूँ, अभी तो सुनिए अब क्या हुआ है। अभी ये हुआ है कि मैं जरा सा आगे कहानी को पीछे जाते जाते जरा सा तूल पकड़ जाती है, अफसाना पकड़ लेता है। हाँ, मैं वापस वहीं पे आना चाहता हूँ। मैं ये हूं कि ये अब इन्होंने क्या किया है कि एक अनाउंसमेंट हुआ अभी हैनोई में
सी जिनपिंग और त्रॉन्ग जो वहां के पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वहां पे दो फैक्शंस में लड़ाई चल रही वियतनाम के अंदर। एक जो मार्केट ओरिएंटेड थे, फूक PHUC, वो और उनके मार्केट इकोनॉमिक्स को लेके इन्होंने फायदा तो उठाया। नतीजा ये हुआ कि ये इनकी इकोनॉमी सिंगापुर और हांगकांग से आगे निकल गई वियतनाम की। अब आप देखिए, एक दुनिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी कौन सी है? चीन। दूसरी पूरी साउथ ईस्ट एशिया में सबको बीट करता हुआ कौन निकल रहा है? आपने अभी तक नहीं सुना था, वियतनाम। अब वियतनाम की 100 मिलियन की पॉपुलेशन है, लिहाजा जो चीन और उसका जो स्केल अलग है, लेकिन जो इकोनॉमिक मिरेकल इन्होंने पैदा किया है वो गोया उस एरिया में सबसे बड़ी और विगरस इकोनॉमी है। अब इनकी अनाउंसमेंट जो हुआ उसमें भी तकरीबन यही कि इसकी आवर फ्रेंडशिप इज गोइंग टू हैव न्यू हाइट्स। यानी उसमें यह था कि विदाउट लिमिट्स, इसमें यह है कि न्यू हाइट्स। ये वर्ड्स बड़े केयरफुली इस्तेमाल किए। तो वो जो है, ये अब इसमें अमेरिका का पूरा खेल खराब होता। क्यों? क्योंकि अमेरिका इस चक्कर में है कि एक तो रशिया और चीन एक दूसरे से अलग, ये तो बड़ा खेल है। लेकिन छोटा खेल और जो कि दूर का है वो ये है कि चाइना को एनसर्कल किया जाए। उस एनसर्कलमेंट के गेम में ये वियतनाम बहुत बड़ी कुव्वत है, क्योंकि इसकी लड़ाई भी हो चुकी है चीन के साथ, और इसके अंदर एक ये प्राइवेट एंटरप्राइज का भी जज्बा आ गया है, जिसकी वजह से इन्होंने इनकी बड़े होशियार लोग हैं, उसका फायदा लेके जहां तक ये जा सकते थे गए। और जहां करप्शन का पहलू आ गया, जो कि कैपिटलिज्म में आना जरूरी है, इन्होंने फौरन उसको बदल दिया और सारे के सारे लोग हटा दिए गए। हाँ, तो खैर अभी 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 देखिए, जो जो अब तक बात आई सामने वो ये कि वियतनाम और चीन और रूस ये सब एक साथ मिल गए, और जो साउथ चाइना वाला एक गेम है उस पे भी असर होता है उसका। अमेरिका जो कुछ करना चाहता है, ताइवान वाला मामला जो है उस पर भी असर होता है। तो ये एक तरह से वो ताकत का गेम इस इलाके में ज्यादा मजबूती से खेला जा रहा है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा मैं मिडिल ईस्ट की तरफ आना चाहता हूं। ये ईरान और सऊदी अरब, इनको दो राइवल के तौर पर हमेशा पेश किया जाता है। वेस्टर्न मीडिया में जब सऊदी अरब लिखते हैं तो कॉमा लगा के कहते हैं सुन्नी लीडिंग कंट्री, उधर शिया कह दिया जाता है ईरान को। जो पॉलिटिक्स है, जो इस इलाके के इजराइल की मुश्किलात, इजराइल फिलिस्तीन टकराव और उस बैकग्राउंड के साथ जो अब सऊदी अरब और ईरान के बीच में बातचीत की बात आगे बढ़ रही है, 5 दौर हो चुके बगदाद में, अब फॉरेन मिनिस्टर्स के मिलने की तैयारी है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जो कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर वहां गए थे अभी 2 दिन पहले और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। यूएई के प्रेसिडेंट ने भी इराक के प्राइम मिनिस्टर से बात की है और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर आप बहुत सरसरी तौर से बहुत दिलचस्प बात कह गए। यूएई के प्रेसिडेंट, जी, ये लोग इस डिटेल को मिस कर गए कि अब वो शेख नहीं है, अब वो बादशाह नहीं है, अब वो शेखदम नहीं है, अब प्रेसिडेंट आ गए। यानी अब गोया उन्होंने रुख नया लिया है नए दौर के साथ आने के लिए, और ये अकेले ना होंगे। आप देखिएगा धीरे धीरे ये सब इस इलाके में अपने शेख को ये कम कर देंगे, और ये कुछ ये लिबरल डेमोक्रेटिक किस्म के नाम वगैरह ने, प्रेसिडेंट और चेयरमैन। हाँ, नहीं, कुछ मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर भी हैं साहब, प्राइम मिनिस्टर भी हैं कुछ मुल्कों में। तो वो एक तब्दीली आ रही है। तो ये ईरान और सऊदी अरब के बीच आपको बातचीत ये आज से नहीं, ये काफी पहले से चल रही है। और जब से ये पता चला है कि दुनिया की हेजेमोनिक पावर जो कि अमेरिका थी,
वो अब कमजोर हो गई है कदरे, तो लोग उससे दूर है। आपने देखा भाई, हिंदुस्तान क्लासिकल केस है, हिंदुस्तान से ज्यादा अमेरिका के का हामी कौन था? लेकिन अभी आप देखिए कि इसके यूक्रेन के बाद हिंदुस्तान ने अपने बेट्स हेज करना शुरू कर दिए। तो एक वर्ड रूस के खिलाफ नहीं बोला, मुस्तकिल कंसेशनल प्राइसेस पे ऑयल ले रहा है, रूबल ट्रेड बढ़ रहा है। तो ये चीजें जो हैं ये और मीडिया कंट्रोल वो करते हैं। तो लगता यह है कि क्वाड जो है वो दौड़ रहा है, लगता यह है कि जो उनके स्कीम्स हैं वो कामयाब है, क्योंकि मीडिया उनके हाथ में, इनके पास मीडिया नहीं है। लेकिन ये लिहाजा अब, पहले तो इसलिए थे सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदीज वर विद द विनिंग साइड, सऊदीज वर विद द विनिंग साइड अमेरिकन। अब अमेरिकन खुद जब कमजोर हो रहे हैं तो उनको ये लगा कि भाई अपने बेट्स जो है वो हेज करना शुरू करो, कुछ रुपए इधर से निकाल के इधर रखो, समझे। अब वो ये है कि दुनिया में देखिए, ईरान, सऊदी अरेबिया, चीन, वियतनाम, रूस, फिर आखिर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान भी धीरे धीरे धीरे, और उधर लूला इन ब्राजील, ये सब जितने ममालिक हैं धीरे 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 अभी वहां पे जो वेस्टर्न यूनिटी की बात करते हैं, उसको अगर आप देखिए तो महज वो कौन है? वो हैं सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लोग और ये कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बस। और यूक्रेन जंग ने तो उनमें भी तकसीम कर दी है, यूरोप के मुल्कों में खुद बड़ा डिवीजन है, यही तो। हाँ? बहुत उनके अंदर गोया डिवीजन पैदा हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोalition बढ़ती चली जा रही। क्या मैंने अभी आपसे बात की कि अब चीन और वियतनाम की रकाबत थी किसी हद तक, वो कंपोज हो गई है। वो कह रहे हैं अब हमारी दोस्ती की अब लिमिट्स नहीं है, ये शुरू हो गया वहां। इधर ईरान की और सऊदी अरेबिया की हो रही है। ईरान का रिश्ता चीन और रूस से अच्छा ही है। तो गोया एक कोalition जो है वो मजबूत से मजबूत तर होती दिखाई दे रही है, और दूसरा जरा सा कंफ्यूजन है। जो वेस्टर्न कोहीजन की बात करते हैं वो बहुत मुट्ठी भर मुल्क है यूरोप के। अच्छा नकवी साहब एक वाकया और हुआ है बहुत ही अहम इस हफ्ते में, वो ये कि सेंट्रल ईरान में इस्फहान में एक ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बारे में एक फौजी कारखाने पर, और उसके बारे में ईरान की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आई वो ये कि 3 ड्रोन थे, 2 हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराए, तीसरा कारखाने की छत पर आया, बहुत कम नुकसान हुआ है। और इसके बारे में फौरन अमेरिकन ने कह दिया अपने मीडिया में कि इसमें इजराइल का हाथ था, और हमारा कोई हाथ नहीं है, ये बात सामने आई। अब उसके साथ एक वाकया और हो गया बहुत ही दिलचस्प, ये बहुत अहम है। इसका मतलब ये है कि अब एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि इजराइल और अमेरिका एक थे। अब अगर ये जरा सी भी दोनों के बीच में शिगाफ पैदा हुई तो ये समझ लीजिए कि फिर बहुत दिन ठहर नहीं पाएंगी हुकूमतें जेरूसलम और तेल अवीव में। ये बिल्कुल मान लीजिए कि अमेरिका जब तक 100% यानी इंपीरियलिज्म के बगैर कोई प्रोजेक्ट है नहीं इजराइल का। अच्छा, इसी बेचैनी के दौरान एक और चीज हुई है, मैं चूंकि आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू फ्रांस पहुंचे और उनके फॉरेन मिनिस्टर सूडान पहुंचे एक साथ तकरीबन। तो वो एक इस किस्म का भी एनालिसिस आ रहा है कि एक बेचैनी है किसी तरह से हुकूमत बचाने की, हुकूमत चलाने की, और हर सैटरडे संडे में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो जुडिशल शेकअप जो हिलाया जा रहा है जुडिशल सिस्टम को, उसके खिलाफ।
तो ये जो बात आपने कही कि अगर इजराइल और अमेरिका कहीं भी बीच में शिगाफ नजर आ रहा है तो बहुत दिन नहीं चल पाएंगे, तो ये क्या वो बेचैनी उसी उसी को इंडिकेट कर रही है? क्योंकि अभी देखिए, पिछले हफ्ते आपको इशारतन मैं ये बता दूं कि वेस्टर्न अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बड़े बड़े जर्नलिस्ट, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के, ये सब जितने प्रो अमेरिका हैं उतने ही ये प्रो इसराइल भी हैं। उनमें एक बहुत अहम शख्सियत है जिसका नाम है टॉमस फ्रीडमैन। टॉमस फ्रीडमैन का अभी मजमून आया है कि भाई अगर इसराइल को बचा सकते हो तो बचा लो, वरना ये मुल्क जा रहा है। वो कह रहा है कि इन्होंने अभी तक तो ये था कि भाई शायद ये अभी डिक्लेयर्ड पॉलिसी नहीं थी कि एक्सपेंशन होते जाएंगे सेटलमेंट्स के वेस्ट बैंक पे। अब कह रहे हैं ये बाकायदा पॉलिसी अनाउंस होने वाली है कि ये वेस्ट बैंक हमारा है, और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका का जो वो यहूदी सेक्शन मीडिया में जो कि इनका साथ देता था वो टूट जाएगा, वो अलग हट जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। आप अभी टॉमस फ्रीडमैन के मजमून को पढ़िए, हाल में जो उसने लिखे इनके इसराइल के ऊपर। जी, तो ये जो आपने बताई बात, ये अब इस वक्त देखिए, ये डेमोक्रेसी का भी जादू है कि बेंजामिन नेतन्याहू उन लोगों को लेके आए हैं साथ जो कि डेमोक्रेसी पे जिनको बिल्कुल यकीन नहीं है। किसी हद तक ये सिचुएशन ऐसी है, कहीं वो हमारे यहाँ के कुछ लीडरान ऐसे हैं जिनकी की थिंकिंग शायद ऐसी हो, मैं नाम न लूंगा, लेकिन है एक इंटरेस्टिंग पहलू है ये। अच्छा, आखिर में एक और वाकया बहुत दिलचस्प हुआ, वो उसका भी मैं जिक्र कर दूं, याद भी दिला दूं, और आपकी भी बात उसमें आ जाएगी कि जब ये हमला हुआ इस्फहान पर तो अरे भाई वो गुब्बारा भूल गए आप। हाँ, गुब्बारा मोन्टाना में जो गुब्बारा, ये लीजिए, कयामत आ गई। एक गुब्बारा देखा गया मोन्टाना के ऊपर कि था वो तो स्पियोनाज कर रहा था। बाकायदा एंथनी ब्लिंकन चीन जा रहे थे, लेकिन जब ये गुब्बारा देखा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं जा सकते, ये तो स्पियोनाज का गुब्बारा है मोन्टाना के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारा, ये इसकी नेविगेशनल कुव्वत इसमें कम है, तो ये विंड तेज जब होती है तो ये आउट ऑफ कंट्रोल कभी चला जाता है, और ये आमतौर से मेट्रोलॉजिकल सर्वे के लिए इस्तेमाल होता है। जी जी जी, ये बहुत ही दिलचस्प है। क्या है क्या नहीं है। हाँ, उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी। हाँ, अगर विजिट फर्स्ट करिए कैंसिल ना की होती, हाँ, तो वहां जाके करने वाले क्या थे? वो अपने आप में वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इख्तलाफात बार बार आ रहे हैं चीन और अमेरिका के। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट के एक एडवाइजर ने जब ये इस्फहान पर हमला हुआ तो उसने खुशी जाहिर की अपने ट्वीट पर, और साथ साथ कहा कि हमने पहले ईरान से कहा था, वार्निंग दी थी कि वो मतलब रूस को हथियार ना दे वगैरह वगैरह, वो उस तरफ इशारा करके, और उसने खुशी जाहिर की, इस्फहान पर हमले की। अब ईरान ने यह कहा कि अब हम यूक्रेन जंग के सिलसिले में अपनी पॉलिसी को रिकंसीडर करेंगे। अब तक हमारी पॉलिसी थी कि हम किसी को सपोर्ट ना करें, जंग खत्म होने की बात करें। अब ईरान भी उसमें एक तरह से रंग बदलने की बात कह रहा है। तो ये बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ है। हाँ, जी जी जी, तो पूरा एक सर्कल बदल रहा है कि जो चाइना का एनसर्कलमेंट और हिंदुस्तान के चारों तरफ चाइना का इन्फ्लुएंस का ग्रो करना। मसलन अभी देखिए यहाँ पे नेपाल में पहले डेलीगेशन आया अमेरिका का, तो जैसे ही गया वैसे चीन का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आ गया कि भाई यहाँ पे अब वहां पे जो सरकार बैठे वो किसकी हो, क्योंकि अमेरिका का तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि भाई नेपाल तो बहुत ही की हिमालय पे आप हैं,
आप एवरेस्ट पे हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है वो, और एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। आपने थोड़ी सी तबीयत नासाज होने के बावजूद भी आपने वक्त निकाला, और हमारे दर्शक आपको बहुत ही दिलचस्पी से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।